उसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही सेक्शन की, वो अगर हम चेक करते हैं और वो अगर डिजाइन वैल्यू से मैच करती है तो वो सेक्शन एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन जनरली आपका टेस्ट आप इसमें और एक पार्ट आता है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल अगर देखते हैं तो आपको साइड पे जो है मटेरियल जो है उसकी भी टेस्टिंग करने होंगे। सीमेंट के सैंड के सीमेंट अगर लेते हो तो उसका आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, उसके बाद में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें सर कंक्रीटिंग में कंक्रीट के लिए जैसे अपन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो वो तो 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद 28 दिन के बाद, स्लम टेस्ट के अलावा और कोई भी फील्ड टेस्ट इसमें है क्या सर जो अपन रियल टाइम कर पाए वहाँ पर? एक मिनट आपको पहले सवाल का जवाब तो दूंगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो है आपको सीमेंट के भी टेस्टिंग करने होंगे, एग्रीगेट के भी टेस्टिंग करने होंगे, और दूसरे अलग से जो कोड्स है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट कब कब करने हैं, कितने क्वांटिटी के बाद में एक टेस्ट करना है। फिर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो आपको क्यूब भरना है। ठीक, सबसे बढ़िया तरीका है आपके अगर स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है उसके लिए जो है दैट इज क्यूब। तो आपको क्यूब भरना है, क्यूब में भरा हुआ मटेरियल और साइड पे जो मटेरियल है उसमें डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वही मटेरियल आपने क्यूब के अंदर भरना चाहिए। और जो IS कोड में गाइडलाइन दी हुई है कि कितने क्वांटिटी का कंक्रीटिंग करते हो, कितने क्यूब आपको भरना है, फिर वो कंक्रीटिंग के क्यूब आपको 3 दिन के लिए भी उतने लगेंगे, 7 दिन के लिए भी लगेंगे, 14 दिन के भी लगेंगे और 28 दिन के भी लगेंगे। तो उतने नंबर ऑफ क्यूब्स आपको भर के रखना पड़ेंगे। फिर उतने सारे क्यूब्स का आपको टेस्टिंग करना होगा, और टेस्टिंग करने के बाद में नंबर ऑफ क्यूब्स कितने थे, उसका स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ कितना आया, उसका फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन देने के बाद में IS कोड में कुछ फार्मूले दिए हैं, यह एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या दिया है? उसका एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आपका अगर एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया सही आता है देन यू कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज यू हैव टू रिजेक्ट। तो उसके बाद में भी ये एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में आप जो है कि कोई बोलेगा कि भैया क्यूब में कुछ गलती हो गई, ये जो है एक्सेप्ट नहीं करते, देन यू कैन हैव कोर कटिंग। वो जो बीम है, स्लैब है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक कोर काटते हैं ड्रिल करके, और उसको लेबोरेटरी में चेक करेंगे कि उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। वो एक तरीका होगा। और साइड पे जो कंक्रीट का टेस्ट होता है उसमें एक तो वर्केबिलिटी आ गई, वर्केबिलिटी के लिए आप स्लम टेस्ट कर सकते हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्यूब भरना है, ये 2 ही टेस्ट मेन है। मतलब जैसे ठेकेदार बदमाशी कर रहा है या कुछ कर रहा है, हाँ। हमको कुछ ऐसा पता करना है कि ये कंक्रीट सही नहीं डाल रहा है, तो बाई मिक्स तो अपन देख सकते हैं या रेडी मिक्स है तो देख सकते हैं। हाँ। बट जैसे कई बार ऐसा होता है सर कि वो ऑन साइट मैनुअली मिक्स कर रहा है, तो वहाँ पे हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या सर उसको? नहीं, उसका तो आपको परफेक्ट वॉच रखना पड़ेगा। बस वही एक तरीका। हाँ। वॉचिंग। उसके बाद में आप चाहो तो CCTV कैमरा लगा लो वहाँ पे। हाँ। उसके बाद में उसका जो सीमेंट का स्टोरेज होगा वहाँ पे सीमेंट का स्टॉक कितना था वो पहले आप देख लीजिए। उसके बाद में कितना यूज किया, कितने बोरी उसने यूज किए, वो खाली बोरियां रखो, और पहले से ही सीमेंट के बोरी पे कुछ आप आपका उस दिन का मार्क बना के रख दो कि वो वही बोरी है या नहीं है। इमीडिएट कंक्रीट में क्या नुकसान हुआ ये अपन को 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद में पता चलेगा, टेस्टिंग के बाद में, तब तक कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। बोल नहीं हो रहे? ब्रेक ले रहे हैं सर क्या आपको? नहीं, मेरे को पानी नहीं, वाली सर नहीं कुछ पानी रखा है ना इसमें। मेरा मैक्सिमम सीमेंट जो है सीमेंट और कंक्रीट के बॉन्ड के बारे में एक ही पूछना था सर। हाँ। बॉन्ड की जो अपन शुरुआत में बात कर रहे थे, हाँ। तो अपन ये मान के चलते हैं कि हर इन्फोर्समेंट के चारों तरफ सफिशिएंट कंक्रीट होना चाहिए।
हाँ हाँ जो डिसाइड किया हुआ है। यूजुअली क्या होता है, जैसे हैवी स्ट्रक्चर, थोड़े से हैवी स्ट्रक्चर जहाँ होते हैं, तो कॉलम के ऊपर अगर चारों तरफ से बीम आ रही है तो वहाँ पर जो स्थिति निर्मित होती है, बहुत सावधानी बरतने के बाद भी वहाँ एकदम जाल बन जाता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे रिइंफोर्समेंट के चारों तरफ में सफिशिएंट कंक्रीट रहे। तो वहाँ क्या स्थिति बनती होगी सर? देखिए वहाँ क्या स्थिति बनती होगी, उसके लिए एक तो एग्रीगेट की साइज जो है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्रीगेट की जो साइज है, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है सर। नहीं पहले सुन लीजिए मेरे पास। ये दो बार के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे 3/4 साइज का एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आपके बार जो है उसमें 20-20 मिलीमीटर का गैप अगर रखा हुआ है, 20 मिलीमीटर के बार के लिए उतना है, या 25 मिलीमीटर रख रहा है और आप एग्रीगेट की साइज जो है वो 1 इंच वाली यूज कर रहे हैं 25 मिलीमीटर साइज के, तो उसमें से तो कंक्रीट जाएगा ही नहीं। तो आईएस कोड में जो क्लासिफिकेशंस दिया हुआ है या जो चीज़ें दी हुई है वो आप पढ़ते भी जाओ, तो उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट का जो एग्रीगेट का जो साइज रहेगा दैट विल डिपेंड ऑन स्पेसिंग बिटवीन दी रेनफोर्समेंट। तो ये जो स्पेसिंग है इससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें दो चीज़ें दिखी हुई है, एक तो 20 + 5 मिलीमीटर एंड 3/4 ऑफ दी डिस्टेंस बिटवीन दी बार, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है उसने जो दिया होगा उसको बार के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना होता है वो तो आईएस कोड के हिसाब से वो करके देता है, लेकिन साइड वाले लोग जो है उस टाइम में एग्रीगेट की जो साइज है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो उस टाइम में वो चीजें शायद उसमें ड्राइंग में बहुत जगह पे नोट्स में लिखा ही नहीं रहता साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में, और कंक्रीट बनाने वाला जो है वो अपने हिसाब से बना देता है, इसके ऊपर कोई साइज देता ही नहीं है, बोले 1 इंच 1.25 इंच वाला चल जाता है कंक्रीट में। नहीं, कई जगह दिखता है रेडीमिक्स में जानली आ जाता है। हाँ, रेडीमिक्स में वो बराबर कम साइज का ही एग्रीगेट यूज करते हैं जनरली, 20 से कम वाला यूज करते हैं। और आपको जहाँ पे कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है वहाँ पे आपको प्लास्टिसाइजर यूज करना चाहिए, सो दैट द कंक्रीट कैन गो इन ईच एंड एवरी कॉर्नर, और वहाँ पे आपको नीडल वाइब्रेटर यूज करना है, और नीडल वाइब्रेटर में जो नीडल है उसका जो डायमीटर है वो इसमें जो इतने गैप है उससे कम ही होना चाहिए। या दूसरा अल्टरनेटिव जो होता है, शटरिंग को वाइब्रेट करने वाला भी आता है, वो शटरिंग को आप लगा सकते हैं, वो शटरिंग को वाइब्रेट करेगा, लेकिन उस केस में शटरिंग आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो फोर्स वो झेल सके, तो फिर शटरिंग भी नीचे आए और लोग भी नीचे आए। और शटरिंग का जो फिर सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लोग जनरली क्या करते हैं, लोहे अपनी लकड़ी की बल्लियां यूज करेंगे, उनके एंड कोई फिनिश नहीं रहते, हाँ, कोई ऐसा तिरछा है, कोई ऐसा है, जरा सा पार्ट होता है और जरा सा धक्का लगा कि वो नीचे आ जाता है, तो ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये जो बल्लियां है इसके नीचे फिर ऐसा मटेरियल रख देते हैं, हाँ, तो ब्रिक भी जो है अपने यहाँ की कोई अच्छी क्वालिटी की रहेंगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कई बार उसके ऊपर जगह फोर्स आ जाए तो ये टूट जाती है और ये सपोर्ट नीचे आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहली बात, शटरिंग के नीचे पीसीसी होना चाहिए। जब तक नीचे के फ्लोर पे पीसीसी नहीं हुआ है तब तक आप ऊपर का ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का स्लैब या बीम ना डालें। तो पीसीसी क्या है, एक तो लेवल सरफेस मिलेगा, और हाइट एडजस्ट करने के लिए प्रॉप में नीचे ईंट वगैरह न यूज करते हुए आपको क्या यूज करना चाहिए, लकड़ी के टुकड़े जो ऐसे तिरछे वेस्ट सेट में, ठीक है, इसको अगर आप इधर ठोकोगे तो क्या होगा, हाइट बढ़ती जाएगी, क्या होगा, हाइट बढ़ती जाओगी, और इसको अगर ठोक के दूर करते जाओगे
तो वो नीचे आएगा। सो यू कैन एडजस्ट द हाइट अकॉर्डिंगली। और आपके पास में अगर लोहे के प्रॉप है तो उसमें तो सीधा थ्रेडिंग होता है, सपोर्ट भी अच्छा रहता है, ऊपर भी वो अच्छे से लगता है, और थ्रेड से आप उसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। सो दैट इज द बेस्ट वन। तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इसके अलावा इसको आपको प्रेसिंग करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि अगर हाइट ज़्यादा होती है तो और ये मेंबर बिल्कुल सेंटर होता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हाइट बढ़ाने के साथ में उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो बढ़ाने के लिए आपको उसको बीच में सपोर्ट देना पड़ेंगे, सो दैट इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो जहाँ हाइट रहेगी वहाँ पे आपको प्रेसिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड पे आपको जो ध्यान देना पड़ेगा कंक्रीट के लिए वो चीज़ आपको बता दी। शटरिंग के लिए क्या होगा वो बता दिया, कंक्रीट का और शटरिंग का पॉइंट हो गया। फिर साइड पे आप अगर जाते हो तो आपका वर्क चालू होता है। वर्क चालू होने के बाद में आपके पास में आते हैं प्राइम, कहते हैं प्राइम। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, अगर साइड पे जा रहे हो स्टडी ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग में क्या क्या स्टडी करोगे आप? सिर्फ ड्राइंग देख लिया ये नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसमें? सब चीजें लिखी हुई है ओपनली, उसके बाद में और एरिथमेटिकल चेक क्या होना चाहिए? जैसा बना हुआ है वैसा साइड पे बना है। नहीं तो साइड पे तो आएंगे ना, ड्राइंग के बारे में चल रहा अपना काम। ड्राइंग में क्या देखना? ड्राइंग में हुई लिखे हुए इनर के डायमेंशंस सीरीज से अगर लिखे होंगे, उसके बाद में आउटर डायमेंशन जो टोटल लिखा हुआ है वो सब चीजें चेक करना चाहिए। तो अंदर के डायमेंशन की टोटल अगर करते करते जाओगे आप तो आती है 12 मीटर, और बाहर से अगर वही टोटल डिस्टेंस करोगे तो आ रहा है 14 मीटर। इसका मतलब कुछ तो भी बीच में लिखने में गड़बड़ हो गई। ड्राइंग भी डायमेंशन जो है वो कुछ एडिट होके गलत हो गया है। ठीक है, तो सभी डायमेंशंस एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इंक्लाइन में जो भी होगा उनकी टोटल चेक करना चाहिए, और वो सब मैच हो रहा है या नहीं वो देखना चाहिए। अगर उसमें अगर गड़बड़ हो गई तो आपने ड्राइंग देखा गया, लेकिन साइड पे जब आप काम करोगे ये कैसा हो रहा है, इधर से देखो तो ये आ रहा है एडजस्ट हो रहा है, इधर से देखो तो बोले ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आपने ड्राइंग डायमेंशन चेक ही नहीं किए। आपने सिर्फ क्या किया? ड्राइंग देखा। तो ड्राइंग देखना मतलब उसके डायमेंशन आपको सभी चेक करना है। क्या करना है? डायमेंशन सभी चेक करना है, वो मैच हो रहे हैं या नहीं वो भी देखना है। इसलिए उसमें रहता है, लिखा हुआ रहता है नोट्स में, इफ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी कंसल्ट टू द इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, तो वो सब चेक करने के बाद में फिर आपको अपना काम चालू करना पड़ेगा। फिर आता है आपका क्या काम आता है नेक्स्ट? ड्राइंग का स्टडी होने के बाद में हाँ फिर चालू होगा आपका साइड पे काम। तो साइड पे अगर काम चालू हो रहा है तो क्या होगा? हाँ साइड बोर्ड अच्छा अच्छा कौन सा काम? अच्छा 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 शक्ति पंप वाले आलेकर से करवाते हैं काम। उनका आर्किटेक्ट रहता है ब्रजेश शर्मा, और ब्रजेश शर्मा का इंजीनियर है स्ट्रक्चरल इंजीनियर आलेकर। आलेकर स्टील का काम करता है, मेरे को मालूम है ना। हाँ तो पीवी के लिए हाँ ठीक है। अच्छा ठीक एक्सटर्नल के लिए कितना डेप्थ तक सपोर्ट करता होगा? ठीक ठीक चलो सही करता है। ओके थैंक यू। ये उसके बाद में रहेगा आपका साइड पे काम चालू होगा। सबसे पहला काम क्या होता है साइड पे? हाँ लेआउट के पहले आपको साइड क्लीन करना होगा, जो भी है लेवल करना है वो होगा। उसके बाद में
लेआउट होगा। लेआउट के वक्त आपको ध्यान में क्या रखना है, सभी डायगोनल सेंटर जो है बराबर जो ड्राइंग में दिए है उसके साथ में मैच होना चाहिए। अगर उसमें आपकी जरा से भी गड़बड़ होती है तो वो एरर जो है सब जगह कैरी होगा, शुरू से लेकर अंत तक, और उससे फिर आप ना कॉलम शिफ्ट कर पाओगे ना कुछ शिफ्ट कर पाओगे, एरर हो गई। तो वो जो गलती है वो रिवर्स करने में बहुत तकलीफ रहेगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस में देखते हैं नेट्स पे डायमेंशन चेक के सब सही है, इनसाइड पे जाते हैं तो कुछ और मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे सर? तो मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि हम ऑफिस में मेजर करते हो तो सही आता है और वहाँ साइड पे गड़बड़ हो रही है, कभी-कभी होता है सर। इसका मतलब दोनों में से गड़बड़ कहाँ है? ऑफिस वर्क में ही है। तो आपने जो चेक किया वो सही तरीके से नहीं किया। हमारी वजह से सबके फिर भी दिक्कत आ गया, उस समय क्या करेंगे सर? जैसे अपने कॉलम सही नहीं आया है, कॉलम सही जो हम डायमेंशन देते हैं उसमें सही नहीं है, कुछ जगह कम हो गया उसमें किसी में। हाँ, तो कुछ जो 2-4-5 मिलीमीटर जो है वो आप एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, लेकिन 1 मीटर खसक रहा है और 2 मीटर खसक रहा है वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उसके लिए तो तोड़ना ही सही फिलहाल से, और जिससे गलती हुई उसके तनख्वाह में से पैसे लेना चाहिए उससे ज़्यादा। और उसके बाद में जो टाइम का लॉस हुआ, 8-10 दिन प्रोजेक्ट लॉस हो गया, तो 8-10 दिन का जो नुकसान होगा वो भी लेना चाहिए। तो उसको अगर दोनों चीज़ें जो करना चाहिए। अच्छा वो अर्जुन को पूछ लिए। यस ये सही है ना? हाँ वही बोला, अच्छा वो अर्जुन को पूछ लिए। अब क्लियर हो गया ना तुम्हारा बंदा? 2 चीज़ें हैं उसमें, जो मटेरियल का लॉस हो रहा है वो भी, और टाइम लॉस जो हो रहा है उसके कारण को उसके लिए, और उसके बाद में मेंटल टेंशन जो आया उसकी हानि, उसका कुछ कॉम्पेंसेशन। तो 1 साल फ्री हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद में आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? लेआउट करने के लिए आप मार्किंग कर देते हो, फुटिंग के गड्ढे अगर बिल्कुल पास में आ रहे हैं तो पूरा का पूरा एस्टिमेट करना ही सही तरीका है। बीच में अगर पतला आ रहा है तो पतला मिट्टी का आ रहा वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। कंक्रीटिंग करते वक्त जरा भी धक्का लगेगा, वो दोनों फुटिंग के लिए एक ही गड्ढा करना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आपका गड्ढा हो जाएगा, उसके बाद में आप पीसीसी करोगे। पीसीसी काहे के लिए करते हैं? एक लेवल सरफेस मिले इसलिए, ठीक है। पीसीसी के बाद में आप फुटिंग का जाल रखोगे, उसका सेंटर चेक करना, रिपीट एक बार चेक करवाना चाहिए। फुटिंग के ऊपर कलर से मार्किंग करते हैं कॉलम की, करते कि नहीं करते? देखा किसने? पीसीसी जो है उसमें जब आप वापस से धागे डोरे बांधते हैं और वहां से ऊपर से मार्किंग करके फुटिंग के ऊपर लाल कलर से या जो भी कलर होगा आपके पास में उसे मार्किंग किया जाता है। वहां फिर रेनफोर्समेंट बराबर उसके सेंटर के हिसाब से ही रखा जाता है। फुटिंग का जाला रखने के बाद में आप रखोगे कॉलम, फिर वापस से कॉलम की लाइन, उसके बाद में उसका फ्लम चेक करना है। फुटिंग कैसे डिसाइड करेंगे सर कि अपन 6 बाय 6 फीट पेंट देना है या 5 फीट बाय 5 फीट का देना है या 4 फीट बाय 4 फीट का देना है? ये काम किसका है? साइट वाले आदमी का नहीं। मैंने आपको जो बताया वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो इतने सारे काम करता है। पहले एनालिसिस करता है, लोड करता है, उसके बाद में बीम डिजाइन करता है, कॉलम डिजाइन करता है, फुटिंग डिजाइन करता है। वो उसके डिसीजन होते हैं, उसने जो दिया है उसके हिसाब से आपको करना है। फुटिंग की जो साइज वगैरह आती है, फुटिंग हाँ चलो वो पॉइंट मैं बाद में कवर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में कॉलम आ गए। कॉलम में भी आपको चेक क्या करना होगा, वो बराबर वर्टिकल है या नहीं है, उसमें टिल्टिंग नहीं आनी चाहिए। टिल्टिंग अगर आ जाती है तो मेंबर आपका खड़ा नहीं दिखेगा। उसके फिर उसमें भी एक्सेंट्रिसिटी आ जाती है, उसमें